नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 2019 की चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। जनता का दिल जीतने के लिए नेता कुछ भी करने और कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। आज किसने क्या किया और कौन क्या बोला, ये सब दिखाएंगे। देश और दुनिया का बाकी हाल भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं 3 दिलचस्प तस्वीरों से। नाच गाना हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। अब जिसे हिंदुस्तान के लोगों के दिल में जगह बनानी हो तो उसे नाचना गाना तो पड़ेगा ही। भारत दौरे पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे ने सितार की झंकार से सबका दिल जीत लिया। वहीं चुनाव करीब है, इसलिए दिल जीतने की कोशिश मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं। झारखंड के सीएम रघुवर दास भी मिशन 2019 के लिए ठुमका लगाते दिखे। आज उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में लंच दिया था। लंच के दौरान ही सेशल्स के राष्ट्रपति की नजर एक सितार पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उनकी उंगलियां सितार के तारों से खेलने लगी और माहौल कूटनीति की बेरुखी से संगीत की सरगम में बदल गया। आपको बता दें कि सेशल्स अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, दिल्ली से भी आधे साइज का, जिसकी आबादी सिर्फ 94,000 है। सेशल्स 1976 में आजाद हुआ था और तभी से भारत के साथ उसके कूटनीतिक रिश्ते हैं। 1986 में सेशल्स में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत सेशल्स के पोर्ट ऑफ विक्टोरिया में तैनात कर दिया। समुद्री लुटेरों से हिफाजत के लिए भी सेशल्स की मदद भारतीय नौसेना करती रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को जब भी नाचने गाने का मौका मिलता है तो वो कभी नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही अलग नजारा जबलपुर में देखने को मिला। जबलपुर में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के साथ पारंपरिक डांस किया। मांडव की थाप पर शिवराज जमकर थिरके और आदिवासियों के रंग में नजर आए। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान नरई नाला स्थित रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पहुंचे और पुष्प चढ़ाए। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों के पास सत्ता की चाबी है। वहां विधानसभा की 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। शिवराज की तरह ही झारखंड के सीएम रघुवर दास भी झूमते नजर आए। रांची में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सीएम रघुवर दास ने लोगों के साथ जमकर डांस किया। इस दौरान महिलाओं ने भी सीएम के साथ जमकर ठुमके लगाए। वहीं कुछ महिलाओं ने तो सीएम रघुवर दास के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में केंद्रीय सरना समिति की ओर से सामूहिक विवाह समारोह में 351 जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। माहौल खुशी का था तो रघुवर दास अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। वैसे तो ये सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी कम नहीं हैं। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और रघुवर दास गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। जिस सरना समाज के कार्यक्रम में रघुवर दास ने झूम के डांस किया, वो सरना समाज भी आदिवासियों का ही है। 2019 से पहले अयोध्या में मंदिर निर्माण में हो रही देरी को लेकर संत समाज के निशाने पर आई बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या में संतों की नाराजगी दूर करने पहुंचे। महंत नृत्य गोपाल दास जी के जन्मदिन पर अयोध्या में आयोजित संत सम्मेलन में सीएम योगी ने संतों से कहा कि जहां उन्होंने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और रखें। अयोध्या में मंदिर निर्माण होकर रहेगा। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता, किसी को होना ही नहीं चाहिए। आपने इतना धैर्य रखा, मुझे लगता है कुछ दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मार्ग समस्या के समाधान की ओर जाएगा, अवश्य जाएगा, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आशावाद में एक दुनिया टिकी हुई है। मंदिर को लेकर संतों की बेचैनी यूं ही नहीं है। 2019 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उस बेचैनी को जन्म दिया था करके, जिसके बाद संतों को लगने लगा कि बीजेपी मंदिर निर्माण के अपने वादे से पीछे हट गई है। ऐसे में राजनीतिक नुकसान को टालने के लिए योगी संतों को साधने में जुटे हैं। योगी भले ही कह रहे हो कि मंदिर निर्माण संविधान के दायरे में होगा, लेकिन संतों ने दो टूक कह दिया है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, अयोध्या में मंदिर बनकर रहेगा। कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। अच्छा है कोर्ट का आदेश आ जाए
लेकिन यदि कोर्ट का आदेश नहीं भी आता है तब भी अयोध्या में मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। कैसे होगा इसकी कुछ अगर आप हमको थोड़ी सी। जैसे 6 दिसंबर को ढांचा टूट गया वैसे ही मंदिर का निर्माण होगा। सीएम योगी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भरोसा दे रहे थे तो विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव में राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा। इस जुडिशियल प्रोसेस के पूरा होने का इंतजार करेगी और चाहे वह मंदिर कोर्ट के फैसले से बने या कानून से बने, वो पार्लियामेंट के कानून से बने, हम उसको लॉफुली बनाने में विश्वास रखते हैं। अब एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। हजारों करोड़ के बैंक फर्जीवाड़े के आरोपी नीरव मोदी के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि भारत से भागा नीरव मोदी लंदन में अपने ज्वेलरी स्टोर के ठीक ऊपर रह रहा था। महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर लगे पूर्ण पाबंदी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पुणे में खुदरा दुकानदारों ने प्लास्टिक बैन के विरोध में हड़ताल कर दी। प्लास्टिक के साथ पकड़े जाने पर भी भारी जुर्माना लगता है। मथुरा में रेप पे नाकाम रहने पर एक युवक ने महिला पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। आग में महिला 90% तक जल गई है और उसकी हालत गंभीर है। कानपुर के पलिया गांव में एक महिला ने बीजेपी नेता पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर बीजेपी नेता ने उसे और उसके परिवार वालों की पिटाई भी की। सियासत में चापलूसी की तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी से आई है। एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को विधायक रंजीत सिंह जूते पहनाते कैमरे में कैद हुए। विवादित बयानों के बादशाह माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने महाराष्ट्र के बीड़ में अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम किया है। ओवैसी ने रैली में कहा कि अगर मुसलमानों को जिंदा रहना है तो उन्हें अपने कौम के लोगों को चुनाव में जिताना होगा। नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे जमीन को झुझोड़ रहा हूं। क्यों उठो, बेदार हो। ये सेकुलरिज्म की बातें करने वाले सबसे बड़े डाकू हैं, सबसे बड़े मुनाफिक हैं, जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों का इस्तेसाल किया, हमको डरा डरा कर रखे। आज मजलिस तुम्हारे दरमियान में आकर कह रही है कि सेकुलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो अपने हक के लिए लड़ो, एक सियासी ताकत बनो, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने और घबराने की बात नहीं है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी तक जमकर लताड़ा। ओवैसी ने कहा कि सेक्युलरिज्म की बात झूठी है और कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। हम फरका परस्त और तुम सेकुलर। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी मुनाफिकत का चेहरा दुनिया के सामने प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के दफ्तर को जाने से आया हो गया और फिर तुम्हारे सदर के बाजू इफ्तार की दावत में बैठकर खजूर खाने से भी वाजिब हो गया। ओवैसी के बयान पर बीजेपी भड़क गई और उन्हें आग लगाने वाली बयानबाजी करने से बाज आने की नसीहत देने लगी। तो कांग्रेस ने कहा कि ओवैसी को फिर से सेक्युलरिज्म की परिभाषा पढ़नी चाहिए। इन जहरीली जबान के जादूगरों से जरा होशियार रहने की जरूरत है। इनकी जहरीली जबान समाज में बिखराव टकराव पैदा करने के लिए होती है। इसलिए ऐसी जहरीली जबान के जादूगरों को जनता खुद उसका जादू टोना करके ठीक करेगी। बात वो सेक्युलरिज्म की कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं सांप्रदायिकता। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आप एक तरफ सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि धर्म के आधार पर वोट दीजिए। सेक्युलरिज्म की परिभाषा उन्हें एक बार फिर पढ़नी चाहिए। न सिर्फ सियासी दलों ने बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी ओवैसी के भाषण को खारिज कर दिया और इसे देश को बांटने वाला बताया। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि ओवैसी अनुलोम विलोम करें, बुद्धि साफ हो जाएगी। ये कह देना कि साहब मुसलमान को ही वोट देना चाहिए और गंगा जमनी तहजीब खत्म हो गई, तो मैं समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी हाफिज सईद की लैंग्वेज बोल रहे हैं और इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जिस तरह की जो सियासत इस समय हो रही है बांटने की, ये अच्छा नहीं है देश के लिए। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, देश हित में बात करनी चाहिए। धर्म के आधार पर बात करना मुनासिब नहीं है। जाति और मजहब के आधार पर
वोट की राजनीति करना ये असंवैधानिक है, संविधान का अपमान है। ओवैसी जैसे लोगों को थोड़ा अनुलोम विलोम करना चाहिए, बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर सही सही बात बोलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण नहीं मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब इसे हवा दी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कन्नौज में एक सभा में योगी ने कहा कि बीजेपी को दलित विरोधी बताने वाले जवाब दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता। योगी ने सवाल उठाया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण मिल सकता है तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं। और गुमराह करने का प्रयास किस रूप में हो रहा है, इसी से दिल छुपा है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवास बनाने का कार्य करती है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ये लाभ गरीब और वंचित और दलित ले रहा है। और अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिनकी सियासत को समझ पाना समझ से परे होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर नीतीश के सुर बदल रहे हैं। हालिया मौका पटना में जलवायु परिवर्तन को लेकर केंद्र की तरफ से आयोजित कार्यक्रम का था, जहां नीतीश ने मोदी सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर जमकर निशाना साधा। खास बात यह है कि जब नीतीश निशाना साध रहे थे तो मंच पर एक और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। नीतीश ने कहा कि हर्षवर्धन जी, गडकरी जी को संदेश दे दीजिए कि गंगा में इतनी गाद है कि जहाज चल नहीं पाएगा। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि चाहिए तो नितिन गडकरी से बात कीजिएगा और जो गंगा की अव्यवस्था है उसके बारे में पूरा बताइए, और नहीं तो आपके पास समय रहेगा तो हम आपको देख करके चलते गंगा नदी का पूरा दिखवाएंगे यहाँ से वहां। आज आपको समय नहीं रहेगा तो कोई समय निकालिए, हम और सुशील जी दोनों आपको देके चलेंगे। आपको बैठा करके, हम लोगों के पास हेलीकॉप्टर है, वो मीठा हेलीकॉप्टर है, इसका मत करिएगा, आपको पूरा दिख रहा है गंगा नदी का हाल देखिए। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार मोदी सरकार के बड़े प्रोजेक्ट पर बार बार निशाना साध रहे हैं। नीतीश ने मोदी सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि न तो गंगा की निर्मलता बची है और न ही अविरलता। महागठबंधन में रहते हुए नोटबंदी का समर्थन करने वाले नीतीश ने बीजेपी के साथ फिर से आने के बाद पिछले दिनों कहा था कि नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं हो पाया। मोदी सरकार जिस फसल बीमा का ढिंडोरा पीटती है उसके बारे में नीतीश कह चुके हैं कि इस योजना से किसानों का कम, बीमा कंपनियों का ज्यादा लाभ होता है। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश हमेशा मोदी सरकार से मांग करते रहे हैं। नीतीश ने मोदी सरकार के प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाते शुरू किए तो उधर जेडीयू बीजेपी को डराने में लगी है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी 2019 के चुनाव नहीं जीत पाएगी। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश बिहार में एनडीए का चेहरा है, इसलिए हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के नाम पर 2 बार चुनाव लड़ा है नेतृत्व में, उसका भी परिणाम देख चुका है। 2015 में माइनस नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े हैं, उसका ही परिणाम देख चुके हैं क्या हश्र हुआ। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार में बड़े भाई के रूप में रहेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सीट पर हम लोग लड़ेंगे। उधर झारखंड में भी जेडीयू बीजेपी को निशाने पर ले रही है। जेडीयू तो बीजेपी की रघुवर दास की सरकार के खिलाफ झारखंड में धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। राज्यसभा सांसद हरिवंश की अगुवाई में रांची के डीसी दफ्तर के बाहर जेडीयू ने प्रदर्शन किया। बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण बिल जैसे मुद्दों को लेकर जेडीयू ने बीजेपी सरकार को घेरा। झारखंड में एनडीए का हिस्सा हम नहीं है। झारखंड में हम स्वतंत्र हैं और यहां हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। अब बात यूपी की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी की लगातार हार के बाद भी योगी सरकार और मौजूदा संगठन पर आलाकमान ने भरोसा जताया है। हार के बाद सरकार से लेकर संगठन तक में बदलाव की मांग उठ रही है, लेकिन लग रहा है कि ये मामला शांत हो गया है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के कई सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात की और पार्टी से कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, इसलिए उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री को बदलने की मांग उठी थी, लेकिन विरोधियों के फीडबैक को बीजेपी आलाकमान ने अब खारिज कर दिया है।
बात 43 साल पहले देश में लगे आपातकाल की, जिसे लेकर देश की सियासत में फिर से उबाल है। बीजेपी इसके बहाने एक बार फिर कांग्रेस को घेर रही है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार की ओर से लागू की गई इमरजेंसी को आज 43 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी इसे लेकर देश भर में काला दिवस मना रही है। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन पर इमरजेंसी की याद में एक प्रदर्शनी भी लगाई। इसमें उन दिनों के पत्रों, अखबारों और पोस्टरों को दिखाया गया है और इसी बहाने कांग्रेस पर हमला बोला गया है। कांग्रेस को सीखना चाहिए। कांग्रेस अभी भी आप देख रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। कांग्रेस का अभी भी जो पार्टी है उसमें सिर्फ एक गांधी परिवार का राज है। आज जहां बीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में आपातकाल के विरोध में प्रदर्शन किया, वहीं कल मोदी सरकार के मंत्री एक साथ देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपातकाल पर कांग्रेस को घेरेंगे। खुद अमित शाह अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने के खूब तानाशाह हिटलर से कर डाली। जेटली ने लिखा, जैसे हिटलर ने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा अपनी अल्पमत की सरकार को संसद में 2/3 बहुमत से हासिल कर बचाया था, इंदिरा ने भी ठीक उसी तरह किया। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आपातकाल का राज अलाप रही है। बीजेपी का मुझे तो एक ही मुद्दा लगता है कि जो खुद नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं करे, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें उठाई जा रही है। इमरजेंसी को हुए हुए कितने बरस हो गए, आप लोग भी थे, हम लोग भी थे, सब थे, तब हो गया, खत्म हो गया उसके बाद इंदिरा गांधी पावर में भी वापस आ गई, राजीव गांधी भी आ गए, सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस को चलाया, सब कुछ है, दुनिया भूल गई और ये इसको निकाल रहे हैं, इसलिए कि शायद अपने कामों से, नाकामियों से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। एमपी में राजनीतिक युद्ध का नया हथियार क्या है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खास खबरें। बिहार के हाजीपुर में रास्ते का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस से लोगों की झड़प हो गई। इस दौरान लोगों ने सड़क पर लेटकर हंगामा किया और जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से मौत की घटनाएं नहीं थम रही। ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में जेडीयू का स्थानीय नेता भी शामिल है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी ने विवादित बयान दिया है। हरियाणा के करनाल से बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा ने सपना चौधरी को ठुमके वाली कहकर कांग्रेस पर तंज कसा है। देश के 50 सबसे गंदे शहरों में 18 पश्चिम बंगाल के हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में ये दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक स्वच्छता के मामले में पश्चिम बंगाल की रैंकिंग बेहद खराब है। हालांकि टीएमसी ने इसे खारिज करते हुए राजनीति से प्रेरित बताया है। नोएडा के सेक्टर 15 के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने एक बंदूक और एक पिस्टल मौके से बरामद की है। विधानसभा चुनाव रुक करते हैं राजस्थान का, जहां प्रदेश अध्यक्ष को लेकर छिड़े घमासान से जूझ रही बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से नाराज चल रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 5 बार से विधायक तिवारी ने इस्तीफे के बाद बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राज्य में और देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। राजस्थान भ्रष्टाचार के गर्त में है और केंद्र ने राजस्थान को एक व्यक्ति की जेब में पार्टी को डाल दिया है और उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। घनश्याम तिवारी वर्तमान में सांगनेर सीट से विधायक हैं। पिछले चुनाव में वह 60,000 से अधिक वोटों से जीते थे। अब उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाए हैं, बल्कि दीनदयाल वाहिनी पार्टी नाम से अलग पार्टी बनाकर सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। तिवारी ने इस्तीफे के बाद कहा कि बीजेपी ने अगर वसुंधरा राजे को सीएम पद से नहीं हटाया तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी गत होगी। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने घनश्याम तिवारी पर पलटवार किया और कहा है कि उनके जाने से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। हम 200 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे लोगों से मिलकर अच्छे उम्मीदवार बनाएंगे और अच्छी तरह जीतेंगे। पार्टी को उनके इस्तीफे से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पार्टी को लाभ होगा कि इस प्रकार से कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा।
अब बात हाई प्रोफाइल इनकम टैक्स नोटिस की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जीजा रॉबर्ट वड्रा अब इनकम टैक्स के फेर में फंस गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने रॉबर्ट वड्रा को अज्ञात आय के मामले में नोटिस भेजते हुए जवाब मांगा है। दरअसल रॉबर्ट वड्रा ने 42 करोड़ रुपए की आय का हिसाब नहीं दिया है, जिसे लेकर नोटिस भेजा गया है। वड्रा को 30 दिनों के अंदर इस पर जवाब देने को कहा गया है। ये मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा है, जिसका 99% मालिकाना हक वड्रा के पास है। वड्रा ने इनकम टैक्स की जांच को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। अब वड्रा को इनकम टैक्स विभाग को बताना होगा कि उन्हें 42 करोड़ की आय कहां से हुई और इस पर वो टैक्स भरें। संसद के मानसून सत्र में भी इस बार घमासान देखने को मिलेगा। मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान आज हो गया। मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने तारीख पर मोहर लगा दी। इस सत्र में कुल 18 वर्किंग डे होंगे। पिछला बजट सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था और कई महत्वपूर्ण बिल भी लटक गए। सरकार मानसून सत्र में 3 तलाक बिल, ट्रांसजेंडर बिल, ओबीसी आयोग बिल पास कराने के प्रयास में है। वहीं विपक्ष कश्मीर मसला, राज्यपालों के रोल समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में है। बात मुंबई में 3 दिन से हो रही मुसीबत की बारिश की, जिसने माया नगरी की न सिर्फ रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, बल्कि कई परिवारों में मातम की वजह भी बन गई। 3 दिन से हो रहे भारी बारिश ने पूरी मुंबई को बांध कर रख दिया। जगह जगह पानी भरने से जानमाल के नुकसान की खबरें भी आने लगी हैं। वडाला के एंटॉप हिल इलाके में जमीन धंसने से एक साथ 15 से 20 कारें मलबे में समा गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया। इस वक्त मैं वडाला इलाके में हूं और जहां पे लैंडस्लाइड की खबर आई है, आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से कार जो यहां पे कार पार्क था वो पूरी तरीके से मिट्टी के नीचे दब गया है। पूरी सड़क जो थी वो जो बारिश लगातार पिछले 2 दिन से हो रही थी उस वजह से पूरी धंस चुकी है। जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं, जिसका ये प्राइवेट रोड था और ये अंदर धंस गया। लॉयड्स एस्टेट। और क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कब हुआ, कुछ पता? सवेरे 4:10 पे जो एक बहुत जोर से थंडर आवाज आई थी। इफ यू कैन जस्ट सी, ये जो शीट्स लगी हुई अपने ऊपर में आप देखेंगे साइड में भी, ये सब शीट दे कोलैप्स्ड और वो कोलैप्स हुई। उसके साथ में वो जमीन और यहाँ पे जितने भी मतलब गाड़ियां थी सब अंदर चली गई जमीन के अंदर में। कितनी गाड़ियां लगी हुई थी सर? ऑलमोस्ट यहाँ पे गाड़ियां तो ऐसे करीबन 50 लगी थी, पर 7 से 8 गाड़ियां नीचे गई है। बची हुई गाड़ियों को अगर आप वहाँ पे देखेंगे क्रेन लगी हुई है दोस्ती वालों की, उन्हीं की जमीन है बाजू वाली जिसमें काम चल रहा है। उन्हीं की क्रेन की मदद से बची हुई गाड़ियों को उठा के साइड में रखा गया है। अब एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चीन में इंसान रहते हैं या जानवर खोर। अफ्रीका के एक देश मोजम्बिक में पिछले 1 दशक से हाथियों की शामत आई है। चीन से करीब 10,000 किलोमीटर दूर मोजम्बिक में हाथियों का अंधाधुंध शिकार हुआ। मारे गए हाथियों के दांत और हड्डियों को स्मगलिंग करके चीन पहुंचाया जाने लगा। मोजम्बिक की सरकार ने हाथियों को बचाने की जितनी भी कोशिश की वो सब नाकाम रही, क्योंकि चीनी जानवरखोरों ने शिकारियों को मुंहमांगी कीमत देकर खरीद लिया था। मोजम्बिक से सटे तंजानिया में 16,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हाथियों के लिए मशहूर रहा है। 10 साल पहले तक मोजम्बिक के इस एलिफेंट रिजर्व रिसोर्ट में 1 लाख से ज्यादा हाथी रहते थे, लेकिन चीन के लोगों को हजम करना शुरू कर दिया। अफ्रीकी देशों में चीनी अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। 2017 में ही चीन ने अफ्रीकी देशों में 60 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया था। चीन के दम पर तरक्की का सपना देख रहे मोजम्बिक जैसे देश को पता ही नहीं चला कि कारोबार के बहाने कुछ चीनियों ने उनके देश के हाथियों पर ही काली नजर गड़ा दी। ग्रेट एलिफेंट सेंसस के मुताबिक 2010 के बाद से मोजम्बिक में औसतन हर साल 30,000 हाथियों का शिकार किया गया। इन हाथियों के दांत और हड्डियों की सबसे ज्यादा डिमांड चीन में ही थी। अफ्रीकी देशों में कारोबार के नाम पर चीनियों ने जो अड्डे बनाए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हाथी दांत की अवैध खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा था। इसी साल अप्रैल में हाथी दांतों से भरा एक कंटेनर जब्त हुआ, जिसमें 443 हाथियों के दांत थे। इस कंटेनर को मोजम्बिक से कंबोडिया भेजा जा रहा था। कंबोडिया से ये खेम चीन पहुंचाई जाने वाली थी। पूरी दुनिया में जानवरों को बचाने वाले संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन चीन में ऐसे तमाम जानवरों को हजम करने वाले संगठित गिरोह काम कर रहे हैं। मोजम्बिक के हाथियों का शिकार चीन के जानवरखोरों की ताजा करतूत है। इससे पहले ये हैरान करने वाली खबर आई थी कि चीन में अचानक गधों की खाल और मांस की खपत बढ़ गई है। गधों से अपनी भूख मिटाने के लिए चीनियों ने सबसे पहले अपने ही देश के गधों का शिकार किया, फिर केन्या का रुख कर लिया। फ्रांस के एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से गधों के मीट की डिमांड पूरी करने के लिए केन्या में 3
स्लॉटर हाउस खोल दिए गए और हर बूचर खाने में रोज 200 गधों का कत्ल किया जाने लगा। चीन में टाइगर फॉर्म की खबर ने भी पूरी दुनिया को दंग कर दिया। पहली बार जब लोगों ने तस्वीरें देखी तो यकीन करना मुश्किल था कि चीन में बकरी और मुर्गे की तरह टाइगर के भी फॉर्म है, जहां बाघों की आबादी बढ़ाई जाती है, उन्हें पाला जाता है और फिर बाघों के खून, मांस, खाल और हड्डियां और नाखून तक हजम कर लिए जाते हैं। हाथी, बाघ, गधे, चीन के लिए सारे जानवर सिर्फ खुराक हैं। इन सब का शिकार इसलिए किया जाता है ताकि चीन के लोग अपनी सेक्स पावर बढ़ाने की शर्त पूरी कर सकें। हाथी के दांतों से चीन में सेक्स पावर की दवाई बनाई जाती है। गधे की खाल से भी चीन में सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाई बनती है, जिनकी कीमत करीब 50,000 रुपए किलो है। बाघ के खून से चीन में शराब बनती है और हड्डियों और नाखूनों से सेक्स पावर की दवाएं बनती है। चीन के लोगों को ये फितूर है कि अगर टाइगर का मीट खाएंगे तो उनकी जिस्मानी ताकत बाघ जैसी हो जाएगी। मुंबई में समंदर के किनारे घर होना बड़े रुतबे की बात माना जाता है, लेकिन यही समंदर अब गंभीर बीमारियों की सौगात दे रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के वैज्ञानिकों ने मुंबई के बीच के पानी की जांच की। 20 से 200 से ज्यादा सैंपल लिए गए। ये सैंपल जुहू, वर्सोवा, गिरगांव, दादर, माहिम बीच से लिए गए। 200 से 125 सैंपल में खतरनाक ई कोली बैक्टीरिया पाया गया। ई कोली के इन्फेक्शन से कई तरह की बीमारियां हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि ई कोली बैक्टीरिया पर 12 तरह की एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करती। एंटीबायोटिक के साथ हमने जब उसको टेस्ट किया तो हमको पाया गया कि 12 एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो ई कोलाई उससे रेजिस्टेंस कर चुका है। तो इस ई कोलाई से हमारा कोई रोग होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हमें एक नए एंटीबायोटिक का आविष्कार करने की जरूरत पड़ जाती है। 70 के दशक में पेड़ बचाने के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन की झलक इन दिनों दिल्ली में देखने को मिल रही है और अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। दरअसल साउथ दिल्ली में 7 सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास के नाम पर केंद्र एवं शहरी विकास मंत्रालय करीब 16,500 पेड़ काटने की तैयारी में है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सरोजनी नगर इलाके में स्थानीय लोगों, बच्चों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में पेड़ काटने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 जुलाई तक पेड़ न काटने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ एनबीसीसी ने कहा है कि हम जल्द ही काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाएंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति आपने देखी है कि किस तरीके से अंधेरा छा जाता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ये खबरें लगातार टीवी पर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेड़ काटे जाएंगे तो विरोध की तस्वीर कुछ इसी तरीके की होगी कि तमाम लोग सड़कों पर नजर आएंगे और विरोध होता हुआ नजर आएगा और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। अभी अगर हम पिछली बात करें तो मेट्रो लाइन को बिछाने की एवज में उन्होंने बहुत पेड़ काटे। उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि हम इतने पेड़ लगाएंगे, लेकिन अभी तक वही जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है सरकार की। तो कैसे हम यहाँ मान लें कि वो 16,500 जो पेड़ अभी इस एरिया को डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ों काटा जाएगा वो यहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा। एवरी ट्री गिव्स ऑक्सीजन फॉर 6%। सो अगर एक छोटा पेड़ लगेगा तो आधा ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन इतना काटेगा यहाँ पे तो विंटर्स में और ज्यादा स्मॉग आ जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एनबीसीसी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। क्योंकि जिस जगह पर ये कर रहे हैं वहाँ मकान बनेंगे, वो तो अच्छी बात है, मकानों की भी जरूरत है दिल्ली में, ये बात नहीं है, लेकिन प्लान इसको ठीक नहीं किया। बस अनाउंस कर दिया कि हम मकान बनाएंगे और पेड़ काटने शुरू कर दिए। ये मैं समझती हूँ अप्रोच गलत है। अगर भाजपा पेड़ों को बचाना चाहती है तो भाजपा और भाजपा की केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दे, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब तक मैं मंत्री हूं एक भी पेड़ कम नहीं होगा। अगर एक पेड़ काटा जाएगा तो उसकी जगह 10 हम और लगाएंगे। शैलजा मर्डर केस में आरोपी मेजर निखिल हांडा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस वो तमाम सबूत तलाशना चाहती है जो इस मर्डर केस में बेहद अहम है। इस बीच इस मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी मेजर निखिल हांडा शैलजा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। उसने शैलजा को पिछले करीब 6 महीने में 3000 से ज्यादा बार फोन किया था। कोर्ट में आज पुलिस ने निखिल राय को पेश किया और 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है।
जो इस ग्राउंड पे उन्होंने रिमांड मांगा था वो हमें फ्रिवलस लगी थी, बहुत स्ट्रांग नहीं लगी थी, इसलिए हमने उसको अपोज किया। कोर्ट ने वो अपोजिशन को जब कंसीडर करने लगे तो उन्होंने एडिशनल ग्राउंड ये भी रखा कि भाई हमें वेपन रिकवरी नहीं हुई है। उस ग्राउंड को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने उनको 4 दिन के भी पुलिस रिमांड दिया। पुलिस का यहाँ पर यही कहना है कि इस शख्स के साथ 3 साल से वो रिलेशनशिप में थी और ये रिलेशनशिप अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब शैलजा इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी क्योंकि अमित द्विवेदी जो कि शैलजा के पति हैं वो इस बारे में जान चुके थे तमाम चीजें और इसी के चलते अब शैलजा इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। लेकिन निखिल हांडा बिल्कुल भी नहीं चाहता था इस रिलेशनशिप को खत्म करना, वो बिल्कुल पागलों की तरह चाहने लगा था शैलजा को और इसी के चलते जब शैलजा ने शादी के लिए मना किया उसको फिर एक बार, उसके बाद वो आग बबूला हो गया गुस्से से और उसके बाद शैलजा का कत्ल कर दिया। दरअसल शैलजा और मेजर अमित के बीच बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मेजर निखिल के पास शैलजा के कुछ अंतरंग तस्वीरें और वीडियो थे। ये वीडियो साथ घूमने के, डांस करने और पार्टी करने के थे। इसे लेकर मेजर निखिल हांडा शैलजा पर शादी के लिए दबाव बनाता था। इस बीच शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। इसी साल 26 जनवरी को दीमापुर में जेसीओ ने पार्टी रखी थी जिसमें शैलजा को लेकर मेजर अमित और मेजर निखिल के बीच काफी कहासुनी हुई थी। इस बारे में सीनियर ऑफिसर्स ने निखिल की पत्नी को भी खबर की थी। मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी को मेजर निखिल हांडा से दूर रखना चाहते थे। शैलजा ने अपने पति के विरोध के चलते मेजर निखिल से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने निखिल के साथ पार्टी करना और फोन पर बात करना भी कम कर दिया। लेकिन मेजर अमित द्विवेदी जब दीमापुर से दिल्ली आए तो मेजर निखिल भी दिल्ली आ गया। यहाँ उसने फिर शैलजा से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। जब शैलजा ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की तो वो बौखला गया। उसने कत्ल वाले दिन शैलजा को फोन करके बुलाया और गुस्से में शैलजा को गला रेतकर मार डाला। इनकी कॉल डिटेल से और बातचीत से पता चला कि ये इस साल करीबन 3300 की कॉल या मैसेजेस हैं एक दूसरे को आपस में। इसमें ज्यादातर कॉल जो है निखिल की तरफ से की हुई है, तो उससे लग रहा है कि वो कितना ऑब्सेसिव था क्योंकि इतनी सारी कॉल्स और एक ही तरफ से की जा रही हैं बार बार। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया की एक मस्जिद में तंग कपड़े पहनकर 2 लड़कियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। सबा प्रांत की यह मस्जिद टूरिस्टों के बीच बेहद लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। इन्हीं में से 2 महिला टूरिस्ट शॉर्ट्स और छोटे टॉप में जब डांस कर रही थी तो उनका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मस्जिद प्रबंधन ने विदेशी टूरिस्टों के इस बर्ताव की कड़ी निंदा की और इस पवित्र जगह पर टूरिस्टों की एंट्री बैन कर दी। उन्होंने कहा यह कदम इस्लाम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा है। मंगोलिया दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तीरंदाजी में हाथ आजमाया है। मंगोलिया में खेलों पर आधारित मिनी नादम फेस्टिवल चल रहा है। इसी फेस्टिवल में राजनाथ सिंह कुशल तीरंदाज की तरह निशाना साधते हुए नजर आए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ओर से बलूच समुदाय के लोगों के उत्पीड़न का मामला लंदन पहुंच गया है। बलोच नेशनल मूवमेंट के सदस्यों ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में पाक सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मुल्ला फजलुल्लाह की जगह मुफ्ती नूर वली मसूद को नया चीफ बनाया है। अब दक्षिणी वजीरिस्तान का रहने वाला मसूद ही टीटीपी के सारे फैसले लेगा। तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही सत्ता पर एर्दोगान की पकड़ और मजबूत हो गई है। 15 सालों से ही वो सत्ता पर काबिज हैं। तुर्की के मतदाताओं ने पहली बार राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में मतदान किया है। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने जा रहे आम चुनाव के लिए मुजफ्फरगढ़ के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 403 अरब रुपए की संपत्ति घोषित की है। शेख पाकिस्तानी चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार है। ITV ग्रुप के द संडे गार्डियन और न्यूज एज की ओर से दिल्ली में एनवायरमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। पर्यावरण पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की सलाह दी। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने पर्यावरण के लिए आयोजित कॉन्क्लेव की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है।
बात अब अमरनाथ यात्रा पर आतंकी निशाने की। 3 दिन बाद 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस यात्रा पर खतरे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रची है। दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन वोरा से मुलाकात की और अधिकारियों के संग बैठक भी की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने हाथ मिलाया है। हमले के लिए इन दोनों संगठनों ने कई आत्मघाती दस्ते तैयार किए हैं। बताया जा रहा है कि हर आत्मघाती दस्ते में 3-3 आतंकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों की मूवमेंट अमरनाथ यात्रा के रूट और यात्रियों के कैंप के आसपास देखी गई है। उधर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अमरनाथ यात्रा पर खतरे की समीक्षा के लिए बालटाल बेस कैंप पहुंची। यहां उन्होंने सुरक्षा बलों और प्रशासन के साथ बैठक की। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। जिला प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालु बेखौफ रहें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।